नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। और आज इस सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक ग्रह कौन होगा, यह कैसे पता करें। आज जो मैं सूत्र आपको देने जा रहा हूं वह जन्म कुंडली के 12 लग्नों में 6 लग्नों पर स्पष्ट रूप से लागू हो जाता है। यह 6 लग्न आप देख पा रहे होंगे, तो इन लग्नों पर भी हम समझेंगे, उस सूत्र को समझेंगे, संस्कृत में नोट करेंगे, उस श्लोक को हम नोट करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि वह कौन सा सबसे बड़ा योग कारक ग्रह कुंडली में होता है। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 लग्न होता है, मेष से लेकर मीन तक, जिनमें से इन 6 लग्नों पर कौन कौन सा, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न पर यह सूत्र स्पष्ट रूप से लागू होता है। तो हम यहाँ भी समझेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ उस सूत्र को भी बढ़िया से समझेंगे, उस श्लोक को भी नोट करेंगे। तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो इस सूत्र को नोट कर लें, इस श्लोक को नोट कर लें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो लोग ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं वो भी अपनी कुंडली पर इस सूत्र को देख लेंगे। और खासकर जिनका ये 6 लग्न है, यानी यदि आप वृषभ लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर या कुंभ लग्न के हैं, तो यह सूत्र आप जरूर देखिए। इससे पता चलेगा कि आपके कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक ग्रह कौन सा है जो आपको आपके जीवन में सब कुछ दिलाने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र जो है यह केंद्र और त्रिकोण भाव से जुड़ा हुआ है। जो लोग पहले से सीख रहे हैं वो जान रहे होंगे कि केंद्र भाव कौन कौन सा है। 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र का भाव है और त्रिकोण भाव है 5वां और 9वां। चलिए यहाँ लिख देता हूं कि जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। केंद्र भाव होता है कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। वहीं जो त्रिकोण भाव है वो त्रिकोण भाव होता है 5वां भाव और 9वां भाव। हालांकि प्रथम भाव को भी त्रिकोण माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से त्रिकोण 5 और 9 है। तो इन्हीं दो भावों से जुड़ा हुआ सूत्र सबसे पहले आप नोट करिए, फिर विस्तार से आपको समझाएंगे, फिर इस 6 लग्नों पर आपको घटाकर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से घटित होता है। यहाँ और विस्तार से थोड़ा हम समझ लेते हैं और इन 6 लग्नों पर हम उदाहरण मात्र जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूत्र है केंद्र त्रिकोणाधिपयो रेकत्वे योग कारकौ। कहा सूत्र आप लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, केंद्र त्रिकोणाधिपयो, त्रिकोणाधिपयो रेकत्वे, यहां रेकत्वे का एकत्वे हो जाएगा, रेकत्वे योग कारकौ। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। अब यहां समझिए, केंद्र त्रिकोणाधिपयोः एकत्वे, यहां जो आप रेकत्वे देख रहे हैं ये हो जाएगा एकत्वे योग कारकौ। यानी कुंडली में वैसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का अधिपति हो। एकत्वे है मतलब एक ही ऐसा ग्रह हो जो इन दोनों भावों का अधिपति हो जाए, यानी केंद्र का भी अधिपति हो और त्रिकोण भाव का भी अधिपति हो। यानी आपको इस कुंडली में वैसा ग्रह देखना है जो इन 4 भावों में से किसी भी एक भाव का मालिक हो और साथ ही साथ वही ग्रह त्रिकोण के इन दोनों भावों में से किसी एक भाव का मालिक हो, तो वैसा ग्रह योग कारक हो जाता है, सबसे बड़ा योग कारक होता है कुंडली में। यही कहा केंद्र त्रिकोणाधिपयोः एकत्वे योग कारकौ। अब आइए यहाँ पहले इसको हम उदाहरण से समझते हैं, फिर इससे संबंधित जो श्लोक है वह भी आपको नोट कराऊंगा। अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए कर्क लग्न की कुंडली हो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लग्न के हो। कर्क लग्न का अधिपति चंद्रमा होता है, तो लग्नेश आपके चंद्रमा हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा केवल केंद्र का अधिपति है। त्रिकोण भाव 5 और 9 इन भावों में चंद्रमा की राशि नहीं होती है, चंद्रमा की एक ही राशि होती है। तो ये सूत्र उन्हीं ग्रहों पर लागू होगा जिन ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। तो आप यहाँ देखिए
कि 5 नंबर जो भाव है, इस भाव में 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी वृश्चिक राशि है, और जो 10 नंबर का भाव है वहां 1 नंबर की राशि लिखी है, यानी मेष राशि है। तो जो 5वां भाव है यह त्रिकोण भाव है, और जो 10वां भाव है वह केंद्र का भाव है, और दोनों में राशि किसकी है? मंगल ग्रह की राशि है। तो एक ही ग्रह मंगल, कौन सा? एक ही ग्रह मंगल कर्क लग्न वालों के लिए केंद्र भी अधिपति हो गए और त्रिकोण के भी अधिपति हो गए, यानी केंद्रेश भी हैं और त्रिकोणेश भी हैं। तो एक ही ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है, त्रिकोण अधिपति होता है, तो वह योग कारक होता है। यानी कर्क लग्न में मंगल से बड़ा योग कारक ग्रह और कोई भी नहीं है, यह आप समझ लीजिए। आइए अब इसको और विस्तार से आपको समझा देते हैं। एक और आप श्लोक नोट करिए। ज्योतिष शास्त्र में श्लोक आता है भावार्थ रत्नाकर में, कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत्, पंचमे वाथवा राज्य योगदो भवति ध्रुवम। श्लोक पहले आप नोट करिए। कहा कर्कटे, कर्कटे का मतलब है कर्क लग्न, कर्कटे जायमानस्य, कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत्, योग प्रदो भवेत्। यही स्पष्ट हो गया कि कर्क लग्न में जन्म है तो मंगल, भौम मतलब मंगल योग प्रद होते हैं। अब आगे कहा पंचमे वाथवा राज्ये। अब यहां ये स्थिति बता रहे हैं, स्थिति समझिएगा। पंचमे वाथवा राज्ये योगदो भवति ध्रुवम, योगदो भवति ध्रुवम। अब ये यहां समझिए, कर्कटे यानी कर्क लग्न में यदि जायमानस्य, कर्कटे जायमानस्य यानी कर्क लग्न में जन्म हो, कर्क लग्न में उत्पन्न जातक के कुंडली में मंगल योगप्रद होते हैं। कर्कटे जायमानस्य, कर्क लग्न में उत्पन्न जातक के लिए मंगल भौमो, मंगल योग प्रदो भवेत्, भवेत् मतलब होते हैं, योग प्रद होते हैं। अब कहा पंचमे वाथवा राज्य, वो अथवा राज्य, पंचमे यानी पंचम भाव कुंडली का, और राज्य यानी 10वां भाव जन्म कुंडली का, योगदो भवति ध्रुवम। अब यह मंगल कुंडली के या तो पंचम भाव में बैठा हो या 10म भाव में बैठा हो, तो फिर कहना ही क्या है। यानी इन दो भावों में मंगल बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं कर्क लग्न में। हालांकि कर्क लग्न में जन्म है तो मंगल कहीं पर भी योग कारक होंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल नीच का न हो, यानी लग्न में न बैठा हो, क्योंकि ये 4 नंबर की राशि पे नीच के हो जाते हैं। नहीं तो हर जगह ये आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने आपको सूत्र बताया वह सूत्र यहाँ लागू हो रहा है। यह श्लोक जो है उस सूत्र से संबंधित है, इसलिए मैं आपको यहीं बता दिया। नहीं तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह उस सूत्र पर है जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योग कारको। और यही सूत्र मैं आज आपको इन 6 लग्नों में भी बताऊंगा उदाहरण से। यह आप समझ जाएंगे तो 6 लग्नों पर आसानी से समझ जाएंगे। तो ये स्थिति ये भी आप नोट कर लीजिए कि कर्क लग्न में जन्म है तो भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि मंगल यदि पंचम में हो या 10म में हो तो फिर कहना ही क्या। ज्योतिष शास्त्र में एक जगह और कहा भी गया है ये बात कि 10मे अंगारको नास्ति स्वजातः किम करिष्यति, यानी जन्म कुंडली के 10म भाव में, कर्क लग्न में जन्म कुंडली के 10म भाव में अंगारक, अंगारक मतलब मंगल ग्रह, स्वजातः किम करिष्यति, स्वजातक क्या नहीं कर सकता है। तो वो लाइन भी आप याद रखिए, 10मे अंगारको नास्ति स्वजातः किम करिष्यति, और यह भी आप याद रखिए कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत्। स्पष्ट यही हो जा रहा है कि कर्क लग्न में जन्म है तो मंगल जातक के लिए योग कारक है। अब यहाँ ये स्थिति बता रहे हैं कि ऐसा मंगल, कर्क लग्न में मंगल यदि पंचम भाव या राज्य यानी 10वां भाव, इन 2 भावों में बैठा हो तो फिर कहना ही क्या, योगदो भवति ध्रुवम। अब इसके साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा मंगल यदि यहाँ पर भी बैठा हो कर्क लग्न में तो 10 नंबर की राशि में ये उच्च का होता है, तो यहाँ अन्य भाव के अपेक्षा भी श्रेष्ठ प्रभाव देगा। यानी नंबर 1 10म भाव,
सेकंड पंचम भाव, थर्ड सप्तम भाव। और ऐसा मंगल लग्न में बैठता है तो थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ नीच का होता है, लेकिन केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्व योग कारक। कर्क लग्न में मंगल योग कारक होते हैं। खासकर दशम भाव में बैठ जाए तो दशमे अंगारको नास्ति सजातः किम करिष्यति। अब प्रिय दर्शकों, आइए इस लग्नों पर, इस लग्न पर अब आपको मैं बताता हूं कि यह सूत्र कैसे घटित होता है और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इन लग्नों में योग कारक होंगे। देखिए, ये जो सूत्र आज मैं आपको बताया, केंद्र त्रिकोण के अधिपति यदि एक ही ग्रह हो तो वो ये योग कारक होते हैं। ये मंगल, शनि और शुक्र ग्रह, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिन पर घटित होता है, यही ग्रह सबसे बड़ा योग कारक बनते हैं। जैसे कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो, यदि आपका लग्न वृषभ हो, 2 नंबर राशि यहां लिखा है, तो आप देखेंगे कि शनि यहां भाग्येश बनते हैं और साथ ही साथ कर्मेश बनते हैं। तो एक राशि भाग्य यानी त्रिकोण भाव में और दूसरी राशि केंद्र भाव में, तो वृषभ लग्न वालों के लिए शनि ग्रह योग कारक बनते हैं, सबसे बड़े योग कारक बनते हैं। अब ये शनि यहाँ बैठे हो या ये उच्च के होकर बैठ जाएं, बशर्ते ध्यान रखना है कि ये नीच राशि में न बैठे, बस योग कारक होंगे, ये सब कुछ देने वाले होंगे आपको। ये यानी वृषभ लग्न की कुंडली में शनि से बड़ा योग कारक ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए कर्क लग्न में। तो कर्क लग्न अभी मैं आपको बता दिया कि पंचम भाव और दशम भाव के अधिपति मंगल हैं, तो मंगल से बड़ा योग कारक ग्रह कोई है ही नहीं, तो कर्क लग्न में मंगल हो गए। अब आइए सिंह लग्न में। तो सिंह लग्न में भी मंगल से बड़ा योग कारक ग्रह कोई नहीं होता, क्योंकि मंगल की एक राशि चौथे भाव में और एक राशि भाग्य भाव में। अब ये जो भाग्य भाव है, 9 नंबर का भाव, यह त्रिकोण भाव है और जो चौथा भाव है यह केंद्र का भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के अधिपति हो जाते हैं मंगल सिंह लग्न में, तो मंगल से बड़ा यहाँ योग कारक ग्रह कोई नहीं होता है। अब आ जाइए तुला लग्न में। तुला लग्न यानी 7 नंबर यहाँ लिखा है आपके लग्न में, तो इस लग्न में भी शनि से बड़ा योग कारक ग्रह कोई नहीं होता है, क्योंकि 5 नंबर के भाव में कुंभ राशि और 4 नंबर चतुर्थ भाव में मकर राशि, एक केंद्र और दूसरा त्रिकोण, यानी ये यहाँ शनि केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है, जिस कारण शनि सबसे बड़े योग कारक ग्रह बन जाते हैं तुला लग्न में। तुला लग्ने तु जातस्य शनिर्योग प्रदो भवेत भी कहा गया है, यानी तुला लग्न का जन्म हो। हालांकि तुला लग्न में मैं आगे आपको बताऊंगा कि बृहस्पति को भी योग कारक माना गया है। श्लोक आता है, तुला लग्ने तु जातस्य शनिर्योग प्रदो भवेत तृतीय षष्ठनाथोपि गुरुर योग प्रदो भवेत, यानी तीसरे और छठवें भाव के अधिपति होने के नाते बृहस्पति भी इस लग्न में योग कारक होते हैं, लेकिन शनि से बड़े योग कारक नहीं होते। तुला लग्ने तु जातस्य शनिर्योग प्रदो भवेत, और योग प्रद क्यों होता है, तो यही सूत्र घटित होता है केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योग कारकौ, क्योंकि शनि ही एक ऐसा यहाँ ग्रह है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का अधिपति है। अब आ जाइए मकर लग्न में। मकर लग्न में देखेंगे, यानी कि 10 नंबर यहाँ लिखा हो तो 2 नंबर की राशि यहाँ है और 7 नंबर की राशि यहाँ है, यानी दशम भाव में तुला राशि है और पंचम भाव में वृषभ राशि है। ये दोनों राशि है शुक्र का, तो शुक्र इस लग्न में योग कारक होते हैं, सबसे बड़ा योग कारक होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली हो तो भी शुक्र सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनते हैं, कारण यही है केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भावों के अधिपति बन जाते हैं शुक्र, जिस कारण शुक्र सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ये जो 6 लग्न है, यदि इनमें से कोई एक लग्न आपका है तो आप नोट कर लीजिए कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक बनता है। सबसे बड़े योग कारक इन 6 लग्नों में, यानी ये सूत्र 3 ही ग्रहों पर घटित होता है, शनि पर, मंगल पर और शुक्र पर। तो आप निसंदेह इनका रत्न पहनकर और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं इन ग्रह का।
तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आपके समझ में आया होगा। यदि इस क्लास में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह क्लास अनुकूल होगा, अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक जो ज्योतिष सीखने में जिज्ञासा रखते हैं उन तक वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि वो भी ज्योतिष का लाभ ले सके, ज्योतिष को सीख सके, समझ सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।